अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई, नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। आजकल अच्छी फिल्में बहुत कम बन रही है और ये उन अच्छी फिल्मों में से एक है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक परिवार न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर छुट्टियां बिताने चला जाता है और अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस दुनिया को वो जानते थे वो बिल्कुल उलट जाती है। फिल्म में काफी कुछ राज रखा गया है जो हमें उलझन में डाल देता है। हमें ये पूरी कहानी बस कुछ लोगों के नजरिए से दिखाई जा रही है, बल्कि हम ऑडियंस को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम भी इस कहानी का हिस्सा हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है इस फिल्म में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमें पृथ्वी दिखाई जाती है, फिर अमेरिका जहां सूरज उग रहा था। एक आम दिन से ही सब शुरू हुआ। अब हम कहानी के अंत तक एक परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, क्ले सैनफोर्ड का परिवार, जिसमें वो, उसकी पत्नी अमेंडा और 2 बच्चे रोज और आर्ची है। इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। क्ले एक प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। बहुत शांत इंसान है, गुस्सा जल्दी नहीं आता, अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मगर अमेंडा बहुत गुस्सैल और लोगों से नफरत करने वाली औरत है। चिड़चिड़ापन, लोगों से बदतमीजी करना, लोगों पर शक करना, जल्दी गुस्सा आना, ये सभी अच्छी बातें अमेंडा में थी और वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती थी। इनकी छोटी बेटी रोज एक मासूम सी बच्ची है जो आजकल फ्रेंड्स सीरीज का लास्ट सीजन देख रही है। आर्ची चूंकि बड़ा है और प्यूबर्टी के लेवल पर है, इसलिए उसमें कुछ गलत बातें हैं और अक्सर वो अपनी छोटी बहन को तंग करता रहता है। बाकी ये एक साधारण सा परिवार है। तो आज के दिन जब क्ले की आंख खुलती है, अमेंडा पहले ही जाग चुकी थी। आज वो थोड़ी सी अलग थी। क्ले से कहती है कि आज सुबह जब मैं जागी, खिड़की से बाहर देखा लोगों को, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना हम कहीं छुट्टी पर चले जाए। इसलिए मैंने लॉन्ग आइलैंड पर एक घर बुक किया है, हम वहीं जाने वाले हैं। और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं बुकिंग करूं तो तुम मुझे मना नहीं कर सकोगे। बेचारा क्ले क्या कहता, वो मान जाता है। अमेंडा बच्चों को तैयार करती है और अगले सीन में हम इस परिवार को अपनी गाड़ी में देखते हैं जो लॉन्ग आइलैंड की तरफ जा रहे थे। ये सभी काफी खुश थे। कुछ घंटे बाद ये उस घर में पहुंच जाते हैं जो अमेंडा ने ऑनलाइन बुक किया था। घर काफी शानदार था, इन्हें पसंद आता है। वहाँ एक पूल भी था, इसलिए बच्चे तो सीधा पूल में ही चले जाते हैं। क्ले गाड़ी से सामान ले आता है और अमेंडा कहती है कि मुझे मार्केट जाना है ताकि खाने पीने का सामान ले आऊं। अमेंडा खुशी खुशी मार्केट जाती है, अपनी जरूरत का सारा सामान ले आती है। पार्किंग लॉट में जब वो अपनी गाड़ी में सामान रख रही थी तो वो एक आदमी को देखती है जिसने बहुत सारा पानी और खाने का सामान खरीदा था। ये बहुत ज्यादा था किसी एक परिवार के लिए, मानो जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो और वो इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। खैर अमेंडा को भी थोड़ा अजीब लगता है और हमें भी, मगर वो उससे बात नहीं करती और वापस घर आती है। क्ले स्मोकिंग करता था, मगर अमेंडा जैसी पत्नी के डर से बेचारे ने स्मोकिंग ही छोड़ दी थी। अब ये छुट्टियां थी तो अमेंडा खुद ही उसे सिगरेट का एक पैकेट देती है कि तुम यहाँ स्मोक कर सकते हो मगर बच्चों के सामने नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और फिर तैयारी करने के बाद ये लोग बीच पर चले गए। ये वहाँ शांति के साथ अपना समय बिताते हैं, मगर जब बीच पर ये आए, इन्होंने समुद्र में एक जहाज देखा। इन्हें लगा ये अपना रास्ता बदल लेगा। क्ले का कहना था कि मैंने सुना है यहाँ काफी बंदरगाह है। 1-2 घंटे बाद भी वो शिप वहाँ थी, बल्कि अब वो नजदीक आ चुकी थी। छोटी रोज तो बस उसे देखे जा रही थी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर कुछ देर बाद वो कार्गो शिप इतनी नजदीक आ जाती है कि अमेंडा क्ले को जगाती है, कहती है कि कुछ गड़बड़ है। वो शिप रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्ले सबको वहां से भागने के लिए कहता है। बीच पर हंगामा मच गया। वो जहाज बीच पर ही रुक जाता है, मानो जैसे कोई उसे कंट्रोल कर ही नहीं रहा। इस अजीब से हादसे के बाद बीच को खाली कर दिया गया। क्ले वहां के एक गार्ड से इस बारे में पूछता है तो जवाब में वो कहता है कि शायद नेविगेशन सिस्टम में कोई खराबी आई होगी। ऐसे और भी जहाजों के साथ हुआ है। ये लोग सीधा घर आते हैं। आते ही इन्हें पता चला कि इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। क्ले ने टीवी भी चेक किया, उस पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा था। ये ऑनलाइन अपने लिए खाना नहीं मंगवा सकते थे, इसलिए शाम को बर्गर पर ही गुजारा कर लेते हैं। रात को जब बच्चे सो गए,
अमेंडा और क्ले नीचे ड्रिंक कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लम्हे के लिए ये लोग डर जाते हैं। दरवाजा खोलने पर इनके सामने स्कॉट नाम का एक आदमी और उसकी बेटी रूथ खड़े थे। इन्हें हैरानी हुई क्योंकि किसी अजनबी का यहाँ आना बड़ा अजीब था। स्कॉट बताता है कि असल में ये घर हमारा है, आपने मुझे ही मेल किया था। वो अमेंडा का नाम जानता था मगर दोनों की बात नहीं हुई थी, इसलिए अमेंडा को शक था। स्कॉट कहता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। क्ले उसे अंदर आने देता है। स्कॉट बताता है कि हम शहर में रहते हैं मगर वहाँ ब्लैकआउट हो चुका है, पावर जा चुकी है। मैं ऊंची बिल्डिंग में रहता हूँ, मैंने घुटने का ऑपरेशन किया है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, इसलिए हम यहाँ आए। मुझे पता है आप लोग छुट्टियाँ बिताने आए हैं, आपने पैसे दिए हैं, हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, हम भी यहाँ रहना चाहते हैं और आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हम बेसमेंट में सो लेंगे और मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। वो $1000 क्ले को वापस करता है। खैर क्ले को तो उन पर कोई शक नहीं था मगर अमेंडा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। क्ले तैयार था कि अगर ये इनका घर है तो जरूर ये लोग यहाँ रह सकते हैं, मगर अमेंडा कहती है कि नहीं, मुझे अजनबियों के साथ रहने में दिक्कत है, हम आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। इस बार स्कॉट की बेटी रूथ थोड़ी भड़क जाती है, कहती है कि ये हमारा ही घर है। अमेंडा और क्ले अकेले में बात करते हैं। अमेंडा को शक था, अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे, मगर क्ले बताता है कि ये लोग मुसीबत में हैं, मुझे नहीं लगता वो हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं। स्कॉट ने इनके सामने एक कैबिनेट को भी खोला था तो क्ले कहता है कि अगर ये इनका घर नहीं होता तो भला वो इसे खोल सकता था क्या, उसके पास चाबी थी। अमेंडा गुस्सा करती है कि घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, घर उनका नहीं, वो गलत इरादे से यहाँ आए होंगे। क्ले समझाता है कि मैं उनसे बात करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ तो मैं उन्हें जाने के लिए कह दूंगा। एक बार फिर से ये दोनों उनसे बात करते हैं। स्कॉट बहुत अच्छे से पेश आता है। अमेंडा कहती है कि ठीक है, मुझे अपनी आईडी दिखाओ, मगर एक समस्या आती, स्कॉट अपना वॉलेट कहीं छोड़ आया था। खैर बाकी उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सनकी पागल है, बल्कि अंदर ही अंदर वो काफी घबराया हुआ था। तभी रूथ टीवी चलाती है जिस पर आपातकालीन प्रसारण चल रहा था। हर चैनल पर यही था। स्कॉट ने जैसा कहा कि शहर में ब्लैकआउट हुआ है, यहाँ इंटरनेट का काम ना करना, टीवी पर कोई खबर नहीं, ये सभी बातें इन्हें उलझन में डाल देती है। खैर एक बात तो साबित हो गई कि सच में कोई गड़बड़ है, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी को वहाँ रहने दिया जाता है। हालांकि रूथ इस बात से गुस्सा थी, कहती है कि हम अपने ही घर में नौकरों की तरह रह रहे हैं, कल क्या ये हमसे झाड़ू पोछा भी करवाएंगे। सिर्फ स्कॉट को अंदाजा था कि क्या हुआ है, मतलब उसे शक था। स्कॉट असल में साइबर सिक्योरिटी में था। अगली सुबह रोज अपनी माँ को जगाती है, कहती है कि मुझे फ्रेंड्स सीरीज का आखिरी एपिसोड देखना है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आप कुछ करें इस बारे में। उसके जाने के बाद अमेंडा जैसे ही अपना फोन देखती है, उसे कुछ न्यूज अलर्ट्स आई थी। जैसे ही वो क्ले को दिखाने वाली थी वो गायब हो जाती है। खैर क्ले का कहना था कि शायद किसी ने सब कुछ हैक कर लिया है, मगर अमेंडा को एक ही बात की फिक्र थी, वो ये कि उनके घर में 2 अजनबी है। कॉफी पीने के बाद क्ले अमेंडा से कहता है कि मैं मार्केट जाता हूँ, शायद वहाँ कोई मुझे बता सके ये सब क्या हो रहा है। रूथ और स्कॉट जागते हैं, क्ले का पूछते हैं तो अमेंडा बताती है कि वो मार्केट गए हैं। वो न्यूज अलर्ट्स के बारे में बात करती है। ये सुनकर स्कॉट थोड़ा सा चौंक जाता है। अमेंडा पूछती है कि क्या हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो स्कॉट मुस्कुराता है कि नहीं, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में वो इन्हें डराना नहीं चाहता था। वो एक कंप्यूटर वायरस के बारे में बताता है जो साल 2000 में बना था। उसने कई कंपनियों को करोड़ों का नुकसान कर दिया था। बाद में पता चला कि ये काम फिलीपाइंस के 2 लड़कों का है, तो हो सकता है कि अभी जो हो रहा है ये बात इतनी बड़ी नहीं हो, शायद सिस्टम में कोई खराबी हो। हमें ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। चाहे स्कॉट उन्हें हिम्मत ही क्यों ना दे रहा था, मगर हालात बता रहे थे कुछ ठीक नहीं। स्कॉट की पत्नी और रूथ की माँ प्लेन से कहीं जा रही थी, तो स्कॉट को और रूथ को उनकी भी चिंता थी क्योंकि सारे सिस्टम तो काम नहीं कर रहे। रोज जब बाहर थी तो उसे ढेर सारे हिरन दिखाई दिए, सैकड़ों की तादाद में। ये होना काफी अजीब था क्योंकि जानवर ऐसा बर्ताव नहीं करते। खैर स्कॉट अपने एक पड़ोसी के घर जाने के लिए निकल गया। घर का बुरा हाल था, सामान बिखरा पड़ा था और कोई ताबी नहीं। और क्ले जब रास्ते में था तो जीपीएस ने काम करना छोड़ दिया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक जाता है। वो घबराया हुआ था। फिर वो वापस गाड़ी में बैठ जाता है, तब उसे एक घबराई हुई औरत नजर आई जो स्पेनिश में बात कर रही थी। फिल्म में इसे ट्रांसलेट नहीं किया गया, मगर इंटरनेट पर इसकी ट्रांसलेशन मिल जाती है। यह औरत बताती है
कि वो अपने घर का रास्ता भटक चुकी है। पिछले 2 दिन से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा, उसे किसी को कॉल करनी है। एक तो क्ले को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से वो इतनी घबराई हुई थी कि क्ले उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे वहीं छोड़कर वो निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे एक प्लेन की आवाज आई। क्ले पीछे देखता है तो उस प्लेन से लाल रंग का कुछ गिर रहा था। वो गाड़ी भगाता है मगर असल में वो प्लेन पेपर्स गिरा रहा था, लाल रंग के पेपर्स जिस पर पारसी में कुछ लिखा था। वहाँ स्कॉट जब अपने पड़ोसी के घर आता है, वो तो उसे नहीं मिलता मगर उसे पता था कि उसके पास एक सैटेलाइट फोन है, इसलिए वो फोन ले लेता है। बच्चे इस सबसे अनजान थे, इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं। अमेंडा और रूथ पूल के करीब बैठी थी। बच्चों को जंगल में केबिन नजर आया। दोनों अंदर जाते हैं। रोज अपने भाई को वो बात बताती है जब उसने बहुत सारे हिरन देखे थे, मगर उसका भाई इन बातों को सीरियस नहीं लेता, बल्कि उसे डराने के लिए वो एक कहानी सुनाता है। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो आर्ची को एक कीड़ा काट लेता है। स्कॉट उस सैटेलाइट फोन को ट्राई करता है मगर वो काम ही नहीं कर रहा था। और कुछ देर पहले हमें अंतरिक्ष में दिखाया गया कि अमेरिका का सैटेलाइट अपनी दिशा बदल लेता है। शायद यही वजह है कि अब स्कॉट के हाथ में जो फोन था वो काम नहीं कर रहा। वो बीच पर चला गया जहां समुद्र के किनारे एक प्लेन क्रैश हो चुका था और हर तरफ लाशें थी। दिल दहला देने वाला एक मंजर था। अजीब था कि वहाँ कोई जिंदा नहीं था, कम से कम जख्मी तो होने चाहिए थे। तभी स्कॉट को एक और प्लेन दिखा जो सीधा इस ओर आ रहा था। स्कॉट समझ जाता है कि ये भी यहाँ क्रैश होने वाला है। जान बचाकर वो भागने लगा। प्लेन सीधा समुद्र के किनारे क्रैश हो जाता है और पानी की एक बड़ी लहर की वजह से स्कॉट गीला हो गया। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे समझ आ गई कि सच में हालात काबू से बाहर है। वो घर आता है मगर अपनी बेटी को सच नहीं बताता कि उसने एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। गीला होने का कारण वो पूल में गिरना बताता है। वो रूथ को सूखे कपड़े लाने भेजता है और अमेंडा को कहता है कि सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहे। सब कुछ बंद हो भी जाए तो भी सैटेलाइट फोन काम करते हैं। अमेंडा को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए स्कॉट बताता है कि मैंने एक प्लेन को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा। बच्चे अभी भी बाहर थे। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक तेज आवाज। इन्हें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। अमेंडा को बच्चों की फिक्र थी, इसलिए वो जंगल की तरफ चली जाती है। खैर बच्चे उसे मिल गए, वो उन्हें घर ले आती है। सब ठीक थे मगर क्ले अभी तक घर नहीं आया था। आर्ची का कहना था कि पता नहीं वो आवाज किस चीज की थी, पर मैंने कान सही से बंद नहीं किए थे और अब मुझे काफी अजीब लग रहा है। अमेंडा बच्चों को कमरे में भेज देती है और स्कॉट से पूछती है कि बता वो क्या था, तुम्हें इस सब की जानकारी है? स्कॉट बताता है कि ये किसी प्लेन की आवाज नहीं हो सकती, ना ही ये कोई बम था। ये किसी तरह का सोनिक हथियार हो सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकता। अमेंडा उस पर भड़क जाती है कि कुछ देर पहले तो तुम बड़े बड़े अंदाजे लगाकर मुझे डरा रहे थे। उसे एक क्ले की फिक्र थी। कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं, शायद हमें बाथटब में पानी भरना चाहिए। पता नहीं ये सब कब तक बंद रहेगा। ये बात स्कॉट अपनी बेटी से छुपाना चाहता था मगर अब वो जान गई। इस बात से वो काफी दुखी हो गई। तब अमेंडा बताती है कि 2 दिन पहले मैंने एक आदमी को मार्केट में देखा था। वो जानता था कि ये सब होने वाला है। उसने ढेर सारा पानी और खाने का सामान लिया था। स्कॉट बताता है कि वो डैनी है, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने मेरे इस घर को डिजाइन किया है। वो हमेशा इन हालातों के लिए तैयार रहता है और शायद उसे इस सब का अंदाजा हो चुका था। इतने में क्ले भी लौट आया जो काफी डरा हुआ था। वो बताता है कि मैंने रास्ते में एक प्लेन को देखा जो ये पेपर्स फेंक रहा था। आर्ची ने चूंकि किसी वीडियो गेम में एक वर्ड को देखा था तो वो कहता है कि इस पेपर पर लिखा है अमेरिका की मौत। बाकी क्या लिखा है ये नहीं समझ आया मगर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। किसने किया नहीं पता मगर हालात ठीक नहीं थे। जान बचाने के लिए अमेंडा और क्ले अपने बच्चों को लिए वापस से शहर जाने का फैसला करती है। स्कॉट उन्हें सलाह देता है कि ऐसा मत करो, शहर के हालात बदतर होंगे, तुम लोगों को यहीं रुकना चाहिए, यहाँ सुरक्षित रहोगे तुम। अमेंडा और क्ले उसकी बात नहीं मानते और हाईवे के लिए निकल जाते हैं मगर वहाँ ढेर सारी टेस्ला कार्स जो ब्रांड न्यू थी एक दूसरे से टकरा चुकी थी। उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, उसमें कोई भी नहीं था। वो ऑटो मूड पर थी। उन गाड़ियों की वजह से पूरा रास्ता बंद था और तब अमेंडा को रियलाइज होता है कि सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये यहाँ आकर रुकती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई क्योंकि और भी कार्स इस तरफ आ रही थी। ये लोग खुद को बचाने में सफल रहे। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए ये वापस स्कॉट के घर में आते हैं। सभी लोग काफी परेशान थे।
अमेंडा के कहने पर क्ले बाथटब में पानी भरने लगा। रूथ उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप मेरे साथ स्मोक करेंगे। दोनों ही टेंशन में थे, इसलिए वो उसके साथ स्मोक करने लगा। बच्चे अपने कमरे में थे। अमेंडा और स्कॉट के बीच बातें होती है, जिसमें स्कॉट बताता है कि वो अपने क्लाइंट से मिला था जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, इतने बड़े कि वो पेंटागन के खुफिया प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की थी। बड़े लोगों को ऐसे खतरे की खबर पहले ही मिल जाती है। वो जानता था इस बारे में। उसने बस इतना कहा मुझे कि अपना ख्याल रखना। अब मुझे उसकी बातें समझ आने लगी। उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था। इसके अलावा भी दोनों की कुछ बातें होती है। फिर गम बुलाने के लिए ये म्यूजिक लगाते हैं और डांस करते हैं। घर के लॉन में रूथ और क्ले बेटे इस हालात को लेकर बात कर रहे थे। क्ले बताता है कि एक बात हमने तुम लोगों से छुपाई थी, वो ये कि जब हम बीच पर गए थे वहाँ एक समुद्री जहाज आकर रुक गया। वो बेकाबू हो चुका था। इतने में इन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये पूल में जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे फ्लेमेंगोज आए थे। एक और अजीब सी घटना, वहाँ घर में अमेंडा स्कॉट को गले से लगाती है और हौसला देती है कि तुम जल्द ही अपनी पत्नी से मिलोगे। और थोड़ी ही देर में फिर से वो आवाज, जिससे ये सभी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई, मगर अब सभी को काफी डर लग रहा था। इसलिए क्ले का परिवार एक ही बेड पर सो जाता है और रूथ अपने पिता के साथ। रात को छोटी रोज, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो अपनी माँ से कहती है कि मैं इंतजार करते करते थक गई। सुबह इससे भी खतरनाक हालात थे। जब ये उठते हैं तो आर्ची के दांत गिरने लगे। अमेंडा और क्ले बहुत घबरा जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है और वो क्या करे, क्योंकि मदद के लिए तो वो कॉल भी नहीं कर सकते थे। रोज भी कहीं चली गई थी, इन्हें मिल नहीं रही थी। स्कॉट बताता है कि वो आदमी डैनी, जिसे तुमने पार्किंग लॉट में देखा था, वो यहाँ पास में ही रहता है। मुझे यकीन है उसके पास काफी सामान है और हो सकता है कि उसके पास आर्ची के लिए कोई मेडिसिन भी मिल जाए। रूथ अपने पिता से नाराज थी कि वो उसे छोड़कर दूसरे लोगों की मदद कर रहा है, मगर स्कॉट वादा करता है कि वो 1 घंटे में लौट आएगा। आर्ची को लिए स्कॉट और क्ले डैनी के घर जाते हैं। ये दरवाजे पर दस्तक देते हैं। डैनी के हाथ में गन थी। वो इन दोनों से कहता है कि वहाँ दूर अपनी गाड़ी के साथ खड़े रहो, फिर बात करेंगे। स्कॉट हैरान था क्योंकि डैनी उसका दोस्त हुआ करता था और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था, मानो जैसे जिंदा रहने की एक जंग शुरू हो चुकी हो। स्कॉट उनसे मदद मांगता है। क्ले बताता है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है, वो उल्टियां कर रहा है और उसके दांत गिर रहे हैं। डैनी बताता है कि दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये और भी जगहों पर हो चुका है। ये तेज आवाज जो बार बार सुनाई देती है, ये सीधा दिमाग पर असर करती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चलो जाओ यहाँ से। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग अपने घरों से कैसे निकले। स्कॉट पूछता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोस्त थे। डैनी कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, अब हालात बदल चुके हैं स्कॉट, हम पर हमला हो चुका है, ये एक युद्ध है और मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और तुम्हें भी। क्ले कहता है कि भला हम कहाँ जाए, कौन हमारी मदद करे। स्कॉट और डैनी में बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, मगर क्ले उनके बीच आता है, दोनों को समझाता है। डैनी से विनती करता है कि प्लीज हमारी मदद करो, मेरी जगह आप होते तो क्या करते, मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। तो डैनी कहता है कि जब सरकार ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या फायदा। खैर अंत में वो मदद तो करता है। जाने से पहले वो बताता है कि ये काम कोरियंस का है या फिर चाइनीज का। अमेरिका ने इतने सालों में काफी दुश्मन बना लिए और वो सब एक हो गए। क्ले उसे वो पेपर दिखाता है। उनका मानना था कि ये ईरान का काम हो सकता है। जो भी हो, किसी के पास भी सही जानकारी नहीं थी। डैनी बताता है कि फोन्स बंद होने से पहले मेरे दोस्त ने सैन डिएगो में हुए ऐसे ही एक घटना का जिक्र किया था, मगर वहाँ जो पेपर्स गिराए गए थे वो चाइनीज में थे। खैर स्कॉट, क्ले और आर्ची वापस से कार में बैठ जाते हैं। जाने से पहले स्कॉट क्ले से पूछता है कि मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो, मुझे ये जानना है। क्ले पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो स्कॉट समझाता है कि मुझे शक पहले से ही था कि ऐसा कुछ होगा। आजकल के दौर में अगर किसी देश को खत्म करना हो तो 3 चालों वाला एक दांव खेलना होगा। पहली चाल, किसी भी देश की सरकार को अगर तोड़ना हो तो उन्हें आइसोलेट कर दो, उनके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दो, अपने निशाने को लाचार बना के दुनिया से तोड़ दो। और जो हुआ हमने देखा
फिर दूसरी चाल में गुप्त हथियार का इस्तेमाल होगा और गलत जानकारी से उन्हें इतना डराओ कि वो एक दूसरे पर ही शक करने लगे। हर कोई अलग अलग कहानियां बनाने लगेगा, डर का एक माहौल बन जाएगा, यानी उनका निशाना और भी कमजोर हो जाएगा दिमागी तौर पर। वो अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। जहां पर दुश्मन या हमले की वजह नहीं दिखेगी वहां लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। अगर ये दो चालें कामयाब हुई तो तीसरी चाल खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्ले पूछता है कि तीसरी चाल क्या है, तो स्कॉट जवाब देता है कि गृह युद्ध और दुश्मन के लिए युद्ध का अंत, क्योंकि तब सरकारें टूट चुकी होगी, कोई कानून नहीं रहेगा। और ऐसा ही हो रहा था। वहां दूसरी तरफ हम रूथ और अमेंडा को जंगल में देखते हैं जो रॉस को ढूंढने निकले थे। वो भी उस केबिन में पहुंच जाते हैं जहां अमेंडा और रूथ के बीच थोड़ी बहस हो गई। फिर उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी। रूथ बाहर आती है तो वहां ढेर सारे हिरन थे जो उसके सामने खड़े थे। अमेंडा चीखते चिल्लाते हुए उनके सामने आती है जिससे वो हिरन भाग जाते हैं। फिर अमेंडा का ध्यान शहर पर जाता है जहां बम धमाके हो रहे थे। पूरी तरह से जंग का एक माहौल बना हुआ था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, यानी कि ये लोग एक सुरक्षित जगह पर थे अभी के लिए। शहर में लोगों ने एक दूसरे को ही मारना, लूटना और बलात्कार शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जब कानून टूट जाता है तो यही सब होता है। फिल्म के अंत में हमें रोज दिखाई जाती है। उसने पहले घर देखा था, वो वहां आई थी। स्कॉट ने इसका जिक्र भी किया था कि मेरे पड़ोसियों के पास शायद बंकर हो। रोज को वो बंकर मिल चुका था। वो अंदर जाती है जहां उसे ढेर सारा खाना, पावर सोर्स, एक डीवीडी प्लेयर, बहुत सारी फिल्में, सीरीज मिल गई, जिसमें फ्रेंड्स सीरीज भी थी। रोज ने आखिरी एपिसोड नहीं देखा था, इसलिए वो आखिरी एपिसोड देखने बैठ जाती है और यहीं पर फिल्म का